हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ के इस सेक्शनल वीडियो में अगले स्टेप में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 12 दशमलव। हम लोग जो कल पहला एक्सरसाइज देखे थे 12.1, उसमें ज्ञात करना था सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय मतलब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, दो चीज़ हो गया। तो अब आज हम लोग पता करेंगे आयतन। आयतन क्या होता है? त्रिविमीय होता है। अभी तभी आप सभी लोग देखते होंगे जब किसी का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसको वर्ग में लिखा जाता है, क्योंकि दो विमीय होती है ना। और ये जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, ये त्रिविमीय होता है। अच्छा, समझते हैं आयतन होता क्या है। पहली बात तो आयतन कोई भी वस्तु इस वायुमंडल में कितनी जगह घेरती है वो उस वस्तु का आयतन होता है। तो कोई भी वस्तु होगी किसी सतह पर अगर स्थिर होगी तो उसकी एक निश्चित लंबाई हो सकती है, उसकी चौड़ाई हो सकती है और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई भी हो सकती है। इसलिए त्रिविमीय होती है, इसको 3D बोलते हैं इंग्लिश में। और जब उसका हम अंत में आंसर लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? क्यूब यानी घन लिखते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आयतन और वो जो क्षेत्रफल है इसमें अंतर समझ गए होंगे। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो दूसरा एक्सरसाइज है 12.2, उसके प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, देखिए यहाँ पर जो वस्तु है वो पूरी तरह से ठोस है और उसका विवरण कैसा है कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। आइए बनाते हैं। एक अर्धगोला है, अर्धगोला आ गया और इस पर शंकु के आकार का है, ये हो गया शंकु। ये शंकु हो गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, देखो लिखा नहीं कि जिसकी, लिखा है जिनकी। शब्दों को समझिए, जिनकी। जिनकी का मतलब ये शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो इसका जो माप है यानी आर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर दोनों का, अर्धगोले का भी और शंकु का भी। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ये भी देख लीजिए। ये जो शंकु की ऊंचाई है h, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में दे दिया, इसका मतलब है पाई का मान नहीं निकालना है। देखिए इस प्रश्नावली में भी शुरू में एक निर्देश दिया हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। लेकिन इसमें पाई का कोई मान ही नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कह दिया कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें पाई जरूर रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखिए हमने आप सभी से पहले ही कह रखा था कि अगर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति अगर आपको अच्छी तरह से पकड़ बनाना है तो सभी फार्मूले याद होने चाहिए। मैं फार्मूले बताते चलता हूँ, लेकिन कुछ समझ करके फार्मूले आप याद कर लीजिए। जैसे अर्धगोले का पिछले कक्षा में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, आज हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? जो पूरा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला उसका आधा होगा, तो उसको 4/3 की जगह 2/3 लिखेंगे। और पाई का मान निकालना नहीं है तो पाई को जो कहते हैं लिख देते हैं। फिर आर, आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आप सभी ने अगर देखा होगा बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। इसी में 1/3 हो जाता है, यानी इसका तिहाई करने कैसे 1/3 हो जाएगा। अच्छा, आप लोग के दिमाग में हो सकता है कि सर आपने बताया कि जो आयतन होता है वो तो त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा है, क्यूब क्यों नहीं लगा?
क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो एच भी तो आ गया है, एच तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, इसका आर स्क्वायर तो हो ही गया, प्लस एच भी तो है, यानी क्षेत्रफल तो निकाला है, फिर हाइट भी तो उसकी आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसमें केवल एच लगा है, 3 नहीं लगा है, 2 नहीं लगा है, 2 की जगह पर। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको कॉमन मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 2/3 है, तो क्या इसमें 1/3 छुपा हो सकता है? यस, 2/3, ये 2 गुणे 1 कर सकते हैं नहीं, इसको 2 गुणे 1 कर सकते हैं, तो 1/3 इसमें भी है। तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले में से हमको ये कॉमन मिल गया। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसमें क्या बच रहा है? तो ये 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, और एक आर अब इसमें ऑलरेडी पहले से है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसको लिखना नहीं है, प्लस केवल एच लिख देना है। ये हो गया। अब आगे देखिए, 1/3 पाई का मान लेना नहीं है, 1/3 आर का मान कितना है? 1। आर का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में, तो आर की वैल्यू है 1, फिर एच की वैल्यू भी 1 है, कोष्टक बंद कर देते हैं। अब आइए, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करें चाहे कितना भी पाव लगा, इसका मान 1 ही होगा, और 1 से जब गुणा करेंगे पाई में तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी ये खत्म हो गया। और कोष्टक के अंदर जो चीज़ें हैं, 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी हो गया ये 3। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, अब पाई का 1 में गुणा करेंगे तो पाई ही आएगा, यानी इसका आंसर पाई आएगा। लेकिन ये क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं, तो जब आयतन निकालेंगे तो उसको यूनिट के घन में लिखेंगे, तो यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर घन। ये हो गया आपके पहले सवाल का आंसर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। एक इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक पतले एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। इंजीनियरिंग का छात्र रचेल, उससे एक पतली शीट दी गई, शीट मतलब चादर समझ लीजिए, उससे कहा गया कि एक मॉडल बनाना है, ऐसे बेलन के आकार का हो, जो मॉडल हो ऐसे बेलन का आकार हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। तो आइए एक बेलन बनाते हैं और दोनों सिरों पर शंकु जोड़ते हैं। ये हो गया आपका बेलन, इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मॉडल है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका जो पूरे मॉडल का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये है 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखें, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मॉडल का व्यास, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और जानते हैं अगर व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाती है, तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब लंबाई कहाँ से लेंगे? पूरा हम लोग इस पूरे मॉडल की लंबाई लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, यानी पूरे जो है मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी ये जो बेलन है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, इधर भी और इधर भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, सारी डाटा हमको यहाँ पर मिल गया। इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये इसमें एक बेलन है और 2 शंकु हैं। अच्छा, इसमें आगे थोड़ा और भी लिखा था कि अंतर्विष्ट यानी इसके अंदर कितनी हवा, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो बाहर और अंदर दोनों की जो विमाएँ लगभग समान है वो लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसीलिए मैंने इसको जगह कम खोजने की वजह से नहीं लिखा है। तो इसके बाद लिया था कि बाहर और अंदर दोनों की विमाएँ लगभग समान है, तो हवा का आयतन कितना होगा? हवा का आयतन
हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन। कितने शंकु है? शंकु का आयतन, तो जो शंकु है वो 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस में 2 शंकु का आयतन। ठीक है, ये आपका इसी आधार पर लगेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, पूरे मॉडल की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ यानी जो बेलन है इसकी लंबाई कितनी होगी? आप ध्यान से देखिए, पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 सेंटीमीटर इधर शंकु है और 2 सेंटीमीटर इधर शंकु है, तो 4 सेंटीमीटर लंबाई में कम कर दीजिए। तो 12 में से हम 4 घटा देंगे तो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन है उसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी ये हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, 1.5 सेंटीमीटर, 3 का आधा करेंगे तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हाइट चूंकि 2 है इसीलिए हम कैपिटल एच से लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी कैपिटल एच यानी बड़ा वाला एच है 8 सेंटीमीटर, ये हम लिख दे रहे हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हो गया। और दूसरा स्मॉल एच हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, ये हो गया शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक, अब देखिए आर कितना है, आर दोनों के लिए इक्वल है, तो आर आपका आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने पूरा डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, अब हम फार्मूले को लग रखते हैं। तो बेलन का आयतन कितना होता है सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया, प्लस में 2, क्योंकि 2 शंकु है तो पहले में हम 2 लिख दिए, फिर गुणे शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो बेलन का आयतन होता है इसका 1/3 तो होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 हो गया, इसका मतलब 3 से भाग करना होता है। और 2 शंकु है इसलिए यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। अब इसी को पहले फार्मूले को हम जो है कॉमन लेकर के छोटा कर लेते हैं। देखिए मेंसुरेशन हो उसमें हम सभी लोग ना कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें अच्छे से तेज करना चाहिए, पहाड़े हमें ज़्यादातर याद होने चाहिए, और टेक्निक अपनाइए किससे जो है छोटा हो सकता है। तो फिर देखिए हमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ देखो गलती हो रही है, यहाँ पर हम जो है जो बेलन का एच है वो कैपिटल में है, यानी ये इक्वल नहीं है। ठीक, इसमें एच स्मॉल है, तो मान रखें पाई आर स्क्वायर तो दोनों मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं कॉमन, एच हो जाएगा, इसमें बचेगा एच, प्लस में अभी जाएगा 2/3 पाई आर तो स्क्वायर तो हो गया यहाँ पर, फिर केवल लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल एच, हो गया। अब आगे आइए, पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 ही लेना है। आर कितना है 1.5 इंटू 1.5 गुणे 1.5, ये हो गया। कोष्ठक में कैपिटल एच है यानी बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, प्लस में 2/3 स्मॉल एच कितना है 2, तो गुणे 2, ये हो गया। हल कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 10 लिखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये भी दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2, 11 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा, 11 बार में 22 काट दिया हमने 2 से, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 11 3 33 3 99 हो जाएगा आपका 99/7 दूनी 14 है, ये हो गया। अब कोष्ठक के अंदर वाला मैटर देखते हैं भाई, 8 है, ये 4/3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 8
बटा 1 धन 4/3। ठीक, एक बार और कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 99/14 और गुणा 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। 8 1 3 3 3 8 24 प्लस 3 1 कम 3 1 चौके 4 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 99/14 गुणे 28/3। अब देखिए 14 से कट गया 2 बार में, 28 3 से काटेंगे 99, ये हो जाएगा 33, और 33 गुणे 2 यानी हो गया आपका 66। यूनिट क्या थी इसमें? सेंटीमीटर। अब सभी जानते हैं कि जब आयतन लिखना हो तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये आपका दूसरे सवाल का आंसर हो गया बहुत अच्छी तरह से। आइए अब देखते हैं तीसरे सवाल को। देखिए ये तीसरा सवाल इस प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा ध्यान से और संयम से इसको देखेंगे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। जैसे एक गुलाब जामुन कोई है, उसका जो भी आयतन होगा एक गुलाब जामुन का, 30% उसमें चीनी की चाशनी है। ऐसे ही 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, इसका हमें आयतन वो बताना होगा। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर हम बना देते हैं, जगह इसमें ज़्यादा चाहिए इसीलिए हम छोटे में बना देते हैं इसको। ये हो गया इस तरह से गुलाब जामुन। इसमें बताया था कि बेलन आकार है और 2 अर्ध गोले लगे हुए दोनों तरफ, और लास्ट में क्या लिखा है देखिए, डाटा दिया हुआ है जो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। मैंने पूरी लंबाई जो है इस गुलाब जामुन की कितनी है, पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। इसका व्यास कितना है? व्यास इसका है 2.8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अर्धगोला है, ये जो अर्धगोला है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि जो व्यास है, व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर भी 1.4, यहाँ पर भी 1.4। तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि जो पूरे आकार में जो सिलेंडर है यानी जो बेलन है, उसकी कुल लंबाई कितनी शेष रह गई। अब चूँकि 1.4 और 1.4 दोनों जोड़ेंगे तो 2.8 होगा, और 5 टोटल इसकी लंबाई है। तो बेलन की जो लंबाई होगी, यानी बेलन की जो लंबाई है, ये कितना हो जाएगी? 5 ऋण 2.8 बराबर 2.2। ठीक है, 5 में से 2.8 घटाएंगे 2.2 हो जाएगा, यानी ये जो है बेलन की लंबाई हो गई। अब हमें सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर 45 से उसमें गुणा करेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे, वो हमारा उत्तर होगा। तो आइए पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन तथा एक अर्धगोला है इधर, एक अर्धगोला इधर है, अगर दोनों मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा। तो हम अगर फार्मूला यूज करते हैं 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, इससे अच्छा है कि हम पूरा जो है क्या लिखे, गोले का आयतन लिख देते हैं, वो काम खत्म। गोले का आयतन। ठीक, और जो चीज़ें हमको क्लियर करनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है यानी आर, दोनों का, बेलन का और गोले का, दोनों की त्रिज्या कितनी है? 1.4 है। ठीक है, अब आइए इस पर फार्मूला रखते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है सभी जानते हैं, पाई r² h, प्लस गोले का आयतन कितना होता है 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक, इसमें जगह हमको ज़्यादा चाहिए इसीलिए आगे ही बढ़ा देते हैं इसके। अब पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में लग रहा है हमको, तो पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 4/3, केवल एक आर बचेगा क्योंकि एक आर बाहर, 2 आर बाहर चला गया है, यानी केवल एक आर रहेगा। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी पर हम सेट करेंगे। पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 ही लेना है, तो 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 1.4 है, गुणे 1.4, कोष्टक में एच की वैल्यू कितना है 2.2, यानी बेलन की जो लंबाई कितनी है 2.2 है, तो 2.2 प्लस में 4/3 आर की वैल्यू कितना है 1.4 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इसके जगह कम है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसके आगे बढ़ जाएंगे, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 लिख देंगे और दशमलव हट जाएगा। इसमें भी वही काम करेंगे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ठीक है, अब हम ये 14 हो गया, ये 14/10 हो गया, तो काट देंगे। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब एक साथ से एक साथ कट गया, अब क्या बच रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कटेगा, तो हम 22/7 लिख देंगे। 22/7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154, 154/5 25। कोष्टक में ये अगर हम 2.2 लिखेंगे तो इसके बटा में 10 करके हम दशमलव उड़ा सकते हैं, और काट देंगे तो 2 11 में 22, 2 पचे 10, यानी 11/5 प्लस 4/3, यानी इसको भी कर देते हैं, 10 लगा के उड़ा देंगे तो 14 चौक 56 बटे में 10 3 30, के में 30। ठीक, अब देखिए 154 यहाँ पर आगे 154/25 गुणे में 5 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, और 5 से 30 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे 11 छक्के 66 प्लस 30 एकम 30 और ये गुणे 56 यानी 56, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप 54/25 गुणे 56 और 66 जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 और 5 6 11 1 12 बटे में 30, ये हो गया आपके एक गुलाब जामुन का आयतन। तो हमें टोटल कितने गुलाब जामुन निकालने हैं, आयतन 45, 3 45 से गुणा करेंगे, 45 गुणा हमने कर दिया, ये हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसका जो है प्रतिशत निकालेंगे 30, ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी है उसका मात्रा निकल जाएगा। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 30 से 30 पूरा कट जाएगा, और अगर हम देखें तो 5 से भी कट रहा है, 5 पचे 25, 5 9 45, ये कट गया। अब कैलकुलेशन देखिए करनी पड़ेगी हमें, अगर हम 5 से क्या काटें 154 काट दें, 5 से कटेगा क्योंकि दशमलव में आएगा, अगर हम 5 से भाग देते हैं इसमें तो हो जाएगा आपका 5 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, इसके बाद एक बच जाएगा यहाँ पर 4 आएगा तो 30, फिर 4 बचेगा 5 8 40। ठीक, वेरी गुड। अब हमें गुणा करना है, नीचे 100 को रहने देते हैं। देखो कभी भी अगर नीचे 100 आता है तो उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते, क्योंकि 100 है 1000 है या एक के बाद कितना भी जीरो है तो हम दशमलव लगा करके उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको गुणा करना है 30.8 गुणे 122, यहाँ पर कर देते हैं 30.8 गुणे 122, 2 8 16 के 6, 2 2 0 0 1 2 3 6, फिर वही आएगा 6 1 6, फिर 1 8 0 3, 6 7 8 1 9 6 15 के 5 6 1 7, एक अंक दशमलव लग गया, यानी 37, अगर आ गया 3757.6, इसमें फिर 9 से गुणा करना है, तो गुणे 9
9 छक्का 54, 9 से 63, 5 68, 9 पचे 45, 9 9 पचे 45, 45 6 51 के 9 से 63, 63 5 68 के 8, हासिल 6 का 9 3 27, 27 6 33। ये कम दशमलव लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 3 8 1 8.4 बटे में 100। ठीक है, 100 देखो दशमलव यहाँ पर है, एक अंक पे है और नीचे 2 जीरो और है एक के बाद, यानी दशमलव एक अंक और खिसक जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 338.184। अब ये क्या है, ये जो है चाशनी की मात्रा होगी, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। अच्छा, आपको बुक में देखेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, तो यहाँ पर ही देख लीजिए लगभग में लगा, लगभग लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर घन होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक कलमदान, कलमदान समझ करके थोड़ा सा चौंकिए मत। कलमदान मतलब क्या हो गया, इसमें कलम रखी जाती है, टेबल पर रखा होता है कभी कभी ऑफिस में कलम रखने के लिए, तो कलमदान है। ठीक है, कैसा है वो, घनाभ के आकार का, घनाभ आकार आ है, इसका मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो 6 फलक वाली आकृति है, लेकिन सभी जो फलक है समान नहीं है। माचिस का डिब्बा समझ लो, घनाभ माचिस का डिब्बा या किताब समझ लो, आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जैसे एक कलम, अगर ये मार्कर है, इसको अगर रखना होगा तो इसका जो देखिए टिप है यह शंक्वाकार है, तो ऐसे ही गड्ढा बना होगा उस लकड़ी में। ठीक है, कितने गड्ढे बने, 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, बीमाई मतलब क्या हो गया, जैसे 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर जो है उसकी ऊंचाई है और 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा है उस लकड़ी में बना है कोन आकार का, शंकु के आकार का, उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई, गहराई मतलब उस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, वो 1.4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर वो गड्ढा नहीं होता तो केवल हमें जो है घनाभ का आयतन ज्ञात करना होता, लेकिन अब गड्ढा होने की वजह से जितना गड्ढा हुआ है यानी शंक्वाकार आयतन को उसमें से घटा देना है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना कि 4 गड्ढे बने हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ऋण 4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, तो अगर आपको हम बताएं तो ये दिखाई दे देगा गड्ढा कितना है, ऊपर दिखेगा नहीं। ठीक है, ऊपर दिखेगा नहीं, तो इसमें 4 गड्ढा बना हुआ है, उसी को जो शंक्वाकार है उसी का हमको आयतन माइनस करना है घनाभ के आयतन को। तो हम जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, बराबर लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया इसमें 10, ऊंचाई हो गया 3.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 दाम 150, 150 गुणे 3.5 गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर जीरो को भुला जाएं, केवल 15 देखें, 15 पचे 75 के 5, हासिल 7 का, 15 3 45 7 52, ये जीरो लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, इसका मतलब 525 सेंटीमीटर घन आया, यानी सेंटीमीटर घन जो है ये घनाभ का आयतन हुआ। अब हम देखते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगी, 0 दशमलव इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो
शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 4 शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 4 गुणे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर कितना है, 0.5 है, गुणे 0.5 है। तो इसको हम बटा 10 लिख करके ये दशमलव उड़ा देंगे, फिर एक 0.5 लिखाना है, तो बटा 10 लगा कर ये भी दशमलव उड़ा देंगे। अब बच रहा है एच। एच कितना है, 1.4 है, तो 1.4 लिख करके अगर हम 10 लगाए नीचे, यहाँ दशमलव उड़ा दें। अब हम इसमें हल कर देते हैं, फटाफट हल करते हैं, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर एक बचा केवल, उससे कोई मतलब नहीं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे 2, 2 दूनी 4 है, तो ये 4 से पूरा गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 से 7 देखो 14 कट गया पूरी तरह से, 2, ये 10 है, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5, यानी 22/5, 22/5, इसको 22/15, 22/15 अगर हम इसको देखें, अगर दशमलव तो कुछ है नहीं, बस 22/15 ही बच रहा है। ये इसका जो है 4 शंकु की का आयतन है, इसको घटाना है हमको टोटल आयतन में से। तो 525 बटा 1 लिख सकते हैं, ऋण 22/15, इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 15, 1 15 ये 15, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 पचे 75, 75 3 78, ऋण 22/15 बराबर क्या लिखें, काट सकते हैं इसको हम, 15 से काटे अगर हम, 15 पचे 75, ये हो गया 35, 15 दूनी 30, ये बच गया 5 53, तो 15 3 45, और बच गया 8, तो 80 हो जाएगा। अभी 15 पचे 75 करेंगे, 15 3 45 आता रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में दिया ना, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर। आइए अब इस प्रश्नावली के 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। वाह भाई, एनसीईआरटी का दिमाग देखिए, उल्टा शंकु समझ रहे हैं, देखिए इस तरह से उल्टा शंकु हुई, ठीक है। एक बर्तन है, अब एनसीईआरटी ने इसको खड़ा कैसे किया है ये नहीं बताया, ठीक। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये टोटल जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ऊपर से खुला है, कोई तो पता ही है खुला है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, हाइट इसकी पता हो गई, 8 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ जो है यही हाइट, यही है हाइट, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा है, मतलब इसमें पूरा पानी भरा है ऊपर तक, एकदम जगह बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जो है एकदम पानी से भरा है, ठीक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसे गोलियां बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं, इसमें डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता, यानी ये पूरा भरा हुआ है। इसमें अगर हम गोलियां डालेंगे, तो जितने गोलियों का जितना आयतन होगा टोटल गोलियों का, उतना पानी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी गोलियां अंदर डाली गई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि पानी का आयतन कितना होगा, पानी का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, क्योंकि बर्तन जो है शंक्वाकार है, ठीक है, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, हमें इसकी
जो है त्रिज्या पता है और इसकी ऊंचाई भी पता है, तो शंकु का आयतन हम निकाल दे सकते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे इसके बढ़ जाते हैं, 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना है 5 गुणे 5, एच कितना है 8। अब देखिए ये तो हो गया शंकु का आयतन, इसमें कटेगा नहीं कुछ, तो कैलकुलेशन लेंदी करके कोई मतलब नहीं है। अब इसका हम जो है चौथाई भाग लिखा ना, चौथाई भाग बाहर निकलता पानी, तो निकाल देंगे 22 गुणे 200/21 गुणे 1/4, 1/4 कर देंगे तो ये कटेगा जी, कट जाएगा। 4×5 = 20, ये हो जाएगा 50, 50 चौको 200, अब नहीं कोई कटेगा तो इसको हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10, 11 यानी 1100/21। ये पानी का आयतन है जो बाहर गिरा, ठीक है, उस बर्तन से बाहर गिरा। अब हम जो है जो गोलाकार गोलियां हैं उनका आयतन पता करते हैं। तो गोली का यानी एक गोली का आयतन पता करते हैं। गोली का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, इसमें त्रिज्या कितनी है देखिए, गोली की जो त्रिज्या है इसमें 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसको 3 बार लिखेंगे हम लोग। यानी हम इसको 5/10 कर सकते हैं गुणे 5/10 कर सकते हैं गुणे 5/10 कर सकते हैं। 0.5 को अगर हमने 10 में लौटाया तो ये हो गया। अब इसको आपस में काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो ये 4 खत्म हो गया, फिर 2 से हमने काट दिया, हो जाएगा 11। अब ऊपर केवल 11 बचा है, नीचे 21 बराबर 11/21। 11/21 ये क्या है, ये एक गोली का आयतन है। अब टोटल पानी कितना था 1100/21, यानी इसमें अगर हम भाग देंगे तो गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। तो गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1100/21 भागे 11/21। आप सभी जानते हैं भाग जब दी जाती भिन्न की तो बाद वाली संख्या उल्टी हो जाती है, गुणे निशान हो जाता है 21। अब यहाँ पर 21 कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी 100 बच गया, आ गया बराबर 100। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का एक और ही बहुत धांसू सवाल। देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो पहले देखिए फिगर बन जाता है तो मान के 70% सवाल हल हो जाता है, इसके बाद केवल कैलकुलेशन करनी होती है। फिगर सही बन जाना चाहिए, ठीक है। तो 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को बनाते हैं पहले। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगी इसमें, इसलिए जगह कम रह मिलेगी। तो यहाँ पर हम बना देते हैं आकृति। बेलन हो गया। अच्छा, इस बेलन की जो ऊंचाई है, वो है 220 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 220 सेंटीमीटर है। इसका जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 12। और आगे देखते हैं, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है था। अच्छा, इसमें एक और बेलन है जो इससे छोटा है, इससे छोटा बेलन है ये, इसकी त्रिज्या 8 है केवल और ऊंचाई 60 है। यानी ये जो इसका इस छोटा बेलन है इसको हम आर स्मॉल आर ले लेते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। और जो इसका
छोटे बेलन का हाइट है, इसको स्मॉल एच ले लेते हैं, वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बड़े वाले बेलन का हम कैपिटल एच लेते हैं, ये है 220, और इसकी जो त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक ये है 12, तो इसको हम कैपिटल आर लेते हैं। कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। इन दो बेलन है, दोनों बेलन का हमको क्या निकालना, आयतन निकालना। आगे को क्या कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। या एक पोल है, एक स्तंभ है, खंभा है समझ लीजिए, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो दोनों बेलन का हम सभी लोग आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने के पश्चात उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर घन का 8 ग्राम दिया है। तो जो आयतन आएगा उसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें पूरा ग्राम में मिल जाएगा। इसके बाद हम उसमें 1000 से भाग करके उसको किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला बेलन को हमने माना है इस हाइट h, पाई दोनों में रहेगा, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर और h हो जाएगा, पाई R स्क्वायर h, फिर प्लस में पाई इसमें भी रहेगा, फिर स्मॉल r का स्क्वायर स्मॉल h, यानी छोटा बेलन। ये बड़ा बेलन है, छोटा बेलन। आइए इसको डायरेक्ट रखते हैं। अच्छा, अगर देखा है पाई दोनों मिलेगा तो हम पाई बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आर स्क्वायर एच यहीं पर रहेगा, प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच यहाँ पर रहेगा। अब देखिए इसमें लिखा है पाई का मान 3.14 लेना है। शुरू में ही बता दिया गया था कि जब तक कहा ना जाए तब तक पाई का मान 22/7 लीजिए, लेकिन यहाँ पर कह दिया तो इसका करना है हमें। ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14, फिर ब्रैकेट में आर कितना है 220 नहीं 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, गुणे एच कितना है, इसमें एच इसका है 220, प्लस अब छोटा वाला आर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर गुणे छोटा वाला एच कितना है 60। अब चूंकि 3.14 12 गुणे 12 हो जाएगा 144, गुणे 220, प्लस 8 गुणे 8 हो जाएगा 64, गुणे 60। अब इसमें देखें हम 3.14 कोष्टक में 144 गुणे 220 अगर करेंगे तो अगर हम जीरो को भूल जाए, केवल 22 से गुणा करें, 22 से 88 के 8 हासिल 8 का, फिर 22 से 88 के 8, लेकिन 8 और जोड़ेंगे 96 हो जाएगा, हासिल 9 का, 22 से कम 22, 22 9 होता है 31, एक जीरो यहाँ चिपकाएंगे ये वाला, फिर प्लस 64 में 60 गुणा करना है तो 6 गुणा करते हैं पहले, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 36 2 38, यूज एक जीरो और लगा देते हैं यहाँ पर। अब 3.14 गुणे इसको ऐड करते हैं, 0 0 तो 0 होगा, 8 4 12 के 2 होगा, 6 8 14 15 के 5 होगा, 3 1 4 5 होगा, यहाँ पर 3, इतना गुणा हो गया, इतना हो गया मतलब। और इसके बाद 8 ग्राम इतना तो इसका आयतन हो गया। अब उसे 8 से गुणा कर देंगे, और हम यानी 8 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करते हैं यहाँ पर पहले 3.14 में गुणा करते हैं, किससे 3 5 5, ये अलग सेगमेंट कर लेते हैं, 20 गुणे 3.14, 4 0 0 4 दूनी 8, 4 5 20 के 0, 4 5 20 2 22 के 2, 4 3 12 2 14, 1 0 0 1 दूनी 2, 1 5 5 1 5 5 1 3 3, ये 3 से गुणा करेंगे, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16 के 6, 3 3 9 1 10, जोड़ दें 0 8 2 6 2 8 5 13, 5 9 5 14 15 के 5, 6 3 9 10 11 के 1 1। ये तो हो गया आपका ग्राम।
इसमें हमने अभी 3.14 से गुणा किया, अभी हम 8 से गुणा करेंगे। गुणे 8, 8 शून्य शून्य, 8 64 के 4, 8 दूनी 16, 6 22 के 2, 8 त्रिक 24, 2 26 के 6, 8 पे 40, 2 42 के 2, 8 एकम 8, 12 के 2, 8 एकम 8, 9, 8 एकम 8, 892। यानी कि ये आपका निकल कर आ गया 8 9 2 2 6 6, इसके बाद 2 4 0। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा था, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लग गया, यहाँ पे। ये हो गया ग्राम में, ये है ग्राम। लेकिन जब इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, लिखेंगे 8 9 2 2 6 2.40 बटे में 1000। तो 1000 करेंगे तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो है, तो ये दशमलव जो पहले से लगा है इसके 3 अंक इधर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो बराबर हो जाएगा 8 9 2.26। 2 अंक तक लेते हैं, ये आंसर में दे रखा है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 फिनिश हो गया। बहुत ही आसान है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंसुरेशन इसका नाम है, इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।